Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program 2.0 for SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी एज यूजुअल। पहले पार्ट में टास्क 15 और सेकंड पार्ट में आपकी क्वेरीज। तो स्टार्ट करते हैं। आज आपको टेक्निकल बूम में आरसीसी, ओसीएफ एंड इरिगेशन ये तीनों सब्जेक्ट के टेक्निकल बूम करने हैं। और ये आप कहाँ से करोगे? आज ऐसा करना, आप सिर्फ ईएससी पे फोकस करना, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट के ओसीएफ जो है अलग से आपको वाईसीटी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको करने ज़रूरी है। ईएससी में थोड़े ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, थोड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं इसके अंदर, वो भी करना चाहते हो वो आने के चांसेस हैं वो भी। लेकिन अगर आपने ओसीएफ नहीं पढ़ा है तो पहले वाईसीटी के थोड़े कम लेवल वाले क्वेश्चन करना, ताकि एक समझ बन सके आपके अंदर, तब जाके ईएससी के क्वेश्चन करना। आरसीसी और इरिगेशन में दोनों में ही ईएससी के 5-5 क्वेश्चन करना हर एक चैप्टर से। जैसे आरसीसी के अंदर 10 चैप्टर हैं तो पहले चैप्टर से 5 क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर से 5 क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर से 5 क्वेश्चन, इस तरह से आपको करने हैं। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए उसका सॉल्यूशन देखो। अगर सॉल्यूशन देख के भी आपको चीज़ें ना समझ में आए तो आप उसको टॉपिक की तरह एक लिख लेना अपनी विश लिस्ट में, और जब ये सब काम आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसको सीख लेना आधा एक घंटा लगा के। आगे बढ़ते हैं। तो टेक्निकल बूम में आज आपको आरसीसी और इरिगेशन कंप्लीट करना है, साथ में ओसीएफ के क्वेश्चन वाईसीटी से कर लेना। आगे बढ़ते हैं टेक्निकल पैकेज में। टेक्निकल पैकेज में आपको ईएससी 2019 का पेपर ओपन करना है। ये आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएगा प्रो वर्जन में। उसमें आप ईएसई सिविल ये सर्च करोगे तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ ओपन होगी, और उसमें आपको पीवाईक्यू में जाना है। पीवाईक्यू आपको टेक्स्ट बुक के प्रो वर्जन में ही मिलेंगे, तो यही वाला परचेज करना आप। तो टेक्निकल पैकेज क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक आपको करना है। आपको सीधा पेपर ओपन करना है ईएससी 2019 का, उसको सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद आपको एक एक क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल टेस्ट की तरह ही। ऐसे सोच के कि आपका एग्जाम में ही क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं करना है कि इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा तो आप ऐसे ही कुछ भी टिक कर दो। बहुत सोच समझ के ही आपको क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक आपको कंप्लीट करना है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो 20 क्वेश्चन कर लेना, 25 क्वेश्चन कर लेना, या आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो 50 क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट्स, सब्जेक्ट टेस्ट, ये दोनों चीज़ें करनी है आपको। शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं आपको एफएम के और सर्वे के, और उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ में ही एसएससी जेई सिविल 2023 वाला टेस्ट सीरीज़ ओपन कर लेनी है। उसके अंदर आपको एफएम का जो सब्जेक्ट टेस्ट है 5 है, और सर्वे का जो सब्जेक्ट टेस्ट 3 है वो करना है। 20 क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको मैं अब तक एफएम और सर्वे के चैप्टर टेस्ट करने के लिए बोल चुका हूँ, तो वो चैप्टर टेस्ट अगर आपने नहीं किए हैं, कोई एक छूट गया आपका कुछ चैप्टर टेस्ट, तो उनको भी आज कंप्लीट कर लेना। तो सब्जेक्ट टेस्ट और चैप्टर टेस्ट दोनों ही आप करोगे आज। इस तरह से थोरोली आप चीज़ों को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अच्छा, और फुल टेस्ट हम कल को, सॉरी परसों को, सैटरडे को स्केड्यूल करेंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। जब ये कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन भी कर लेना, क्योंकि फुल टेस्ट हम सैटरडे को आपको अटैम्प्ट करना है। तो ये था आपका टास्क 15। अब आते हैं क्वेरीज पर। तो पहली क्वेरी है आरती कुशवाहा 999 की। इन्होंने लिखा है कि सर मैंने पहली बार एसएससी जेई नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ दिया, 87 नंबर आए। उसके बाद 87 नंबर आ रहे थे, बट इस बार 77 है। मतलब बिना प्रिपरेशन के आपने दिया तो 87 थे, शायद इस बार आपने प्रिपरेशन के साथ दिया होगा तो 77 नंबर आपके आए, मतलब और नंबर कम हो गए। क्या करूं, आगे करें या नहीं करें प्रिपरेशन? तो देखो, पहली बात तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही होती है कि आपने शुरुआत क्यों की इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको लगता है वो चीज़ अचीव हो गई है तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर जो वो अभी के अभी वहीं के वहीं हैं और कोई और साधन नहीं है उसको अचीव करने का, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ चेक्स होते हैं वो देखने के कि क्या वो जो आप चाह रहे हो वो इस चीज़ से हो सकती है, या फिर आप कर भी पाओगे इस चीज़ को कि नहीं। तो एक अपनी स्टोरी में आपको बताता हूँ। ESE 2017 पहला पेपर दिया मैंने, प्री नहीं हुआ, 2018 नहीं हुआ, 2019 नहीं हुआ, 2020 नहीं हुआ, 2021 नहीं हुआ, 2022 प्रीलिम्स निकला, मेंस दिया, लेकिन इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा। 2023 अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ।
लेकिन इन सब की तैयारी में ईएससी सोच के मैं आगे बढ़ा था, लेकिन अभी फाइनली 2023 में भी नहीं हुआ। तो क्या सब चीज़ें ख़राब हो गई या सब कुछ ख़त्म हो गई? दूसरी चीज़ बताता हूँ। मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, जो कि ग्रेड ए की जॉब है, गजेटेड जॉब है, जो कि ईएससी के बराबर ही है। तैयारी करते करते, इसकी तैयारी करते करते मुझे ये मिल गया, जो कि इक्वलेंट है बिल्कुल, और इसके अंदर रॉब रुतबा सब चीज़ें हैं। तो मैंने क्या खोया? कुछ नहीं खोया। अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप पढ़ाई करते हो, कंसिस्टेंसी दिखाते हो, ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं भी निकला लेकिन उसके साथ आपके बहुत सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वही निकलेगा, ठीक है, और दूसरे नहीं निकलेंगे। अगर एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो दूसरे एग्ज़ाम निकल जाएंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। अच्छा, इसके साथ साथ एक क्वेरी में भी पूछा था कि एई, हाँ, इसके साथ साथ मैंने UPRVUNL एई की जो वैकेंसी आई थी अभी, कुछ कुछ दिन पहले ही उसका रिजल्ट आया था, उसमें भी सिलेक्शन लिया मैंने। शायद 4 जनरल की पोस्ट थी, तब मेरा सिलेक्शन हुआ है उसके अंदर। क्या इसमें 2023 में ईएससी में नहीं हुआ तो मैं क्या फेलियर हूँ? नहीं, मेरे पास एई की पोस्ट भी है और ये ग्रेड ए की गजेटेड पोस्ट भी है। और ये सब चीज़ें अचीव कैसे हो पाई? क्योंकि मैंने अपने कोर पे ध्यान दिया। कोर कोर क्या है हम सबका? टेक्निकल। टेक्निकल पे जितना ध्यान दोगे, जितना समझोगे, जितना परखोगे उस चीज़ को, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपकी चांसेस हैं सभी एग्ज़ाम्स निकालने की। एसएससी नहीं निकला तो दूसरा एग्ज़ाम निकलेगा, वो नहीं निकला तो दूसरा। ऐसा भी होगा कि सब एक लाइन बारी से निकल जाएंगे, लेकिन सब एक लाइन बारी से निकलने का एक थ्रेशोल्ड होगा, आपको इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि सब एग्ज़ाम निकल जाएं एक आधा छोड़ के। वो कब होगा? जब उतनी मेहनत करोगे आप। आपने बताया कि आपके पहले 87 आए, फिर 77 नंबर आए। क्या आपने इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि इतने नंबर आपके क्यों आए? क्या आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 100% अपना दिया और तब आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तब तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। आप अपने आप से पूछो कि आपने कितना परसेंट दिया अपनी मेहनत का। दूसरी बात ये भी है कि आपने 100% भी दिया हो, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक दो बारी पे सिलेक्शन बहुत कम लोगों का ही होता है, लेकिन सही गाइडेंस हो और 100% आप देते हो तो DGP 1 से ही, 1.0 जो मैंने चलाया था प्रोग्राम, उससे ही बच्चों ने मेहनत करके अपना सिलेक्शन लिया है पहली पहली बारी में, CPWD में भी। तो सब चीज़ें पॉसिबल हैं। देखो आपने अब तक कितने एफ़र्ट्स दिए हैं, अगर वो एफ़र्ट्स में कहीं कमी है या फिर कोई गाइडेंस में कमी थी तो उसको करेक्ट करो, सारी चीज़ें अलाइन करो एक तरफा, तो एसएससी जेई नहीं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे। तो मेरी तरफ से तो पहले ये आपको सजेशन है कि पहले एक बार एनालाइज कर लो कि आपके मार्क्स कम क्यों हुए हैं। आपने इस एक साल में, जब आपके 87 से 77 आए, इस एक साल में कितनी मेहनत करी है, खुद को एनालाइज करो। कितना आपने जीएस पढ़ा, कितना रीजनिंग पढ़ा, टेक्निकल में कितना सीखा। अभी जब आप टेक्निकल आपको इतना आता था, कोई एक लेवल था, क्या जब आपके 77 आए क्या टेक्निकल का लेवल आपने बढ़ाया उस दौरान? ये सब सवाल अपने आप से पूछो, फिर देखो कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मैं ये आप लोगों आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी मैंने देखी कि इस बच्चे का कमेंट था, आरती कुशवाहा का। इनके रिप्लाई में बच्चों ने मोटिवेट भी किया है बच्चों को, ये बहुत अच्छी बात है। कोई अगर कमेंट करता है और कोई अपना दिक्कत होती है प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी को, बच्चे अगर मोटिवेट करते हैं आपस में एक दूसरे को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस कंपटीशन के दौर में भी हम सब एक दूसरे के साथ हैं। मैंने भी आप लोगों को गाइड करते करते एग्ज़ाम दिए हैं। ऐसे भी एग्ज़ाम थे जिसमें हम दोनों कंपटीशन में थे, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा। जितना मैंने खुद पढ़ा उतना आपको भी बताया, और मेरे से अच्छी अच्छी रैंक भी लेके आए हैं बच्चे। तो ये बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन रखोगे तो सही में बहुत आगे जाओगे लाइफ में। सो थैंक यू रवि कृष्णा एंड थैंक यू हिमांक पनेहल, अपने फेलो एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्सी XS का। इनका क्वेश्चन है कि सर इस बार एसएससी प्री नहीं हुआ क्लियर, तो अब कैसे प्रिपेयर करें? तो आपका थोड़ा और पॉजिटिव कमेंट है, ये मुझे और अच्छा लगा कि ठीक है नहीं हुआ लेकिन कैसे प्रिपेयर करना है, आपने ये पूछा। तो अब आपके पास SSC जेई 2024, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, शायद मई में इसका प्रीलिम्स होने जा रहा है। तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है अभी। नवंबर ख़त्म होने वाला है वैसे, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, एक बार मैं इसको कंफर्म करूँगा, लेकिन हाँ
चार 5 महीने हैं आपके पास, और अभी आपने प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं हुआ है, मतलब आपने मेहनत तो की होगी प्रीलिम्स के लिए भी, तो मतलब एक बेस तो आपका तैयार होगा। तो अभी आपको क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है, दूसरा ये है कि बच्चे मेंस की तैयारी में लगे हैं, अगर आप आज से ही प्री की तैयारी स्टार्ट करोगे अपनी, तो आप काफ़ी बच्चों से आगे होंगे। तो ये मत सोचो कि कब फॉर्म आएगा, कब आप भरोगे, आराम से अभी वेट करते हैं, ऐसा मत सोचो। जितनी जल्दी तैयारी करोगे स्टार्ट, उतना चांसेस आपके बढ़ेंगे सिलेक्शन के। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको तीनों ही पार्ट्स पे अभी से ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की, सबसे ऑनेस्ट सब्जेक्ट। जितनी मेहनत करोगे उतने नंबर मिलेंगे। 50 नंबर का आता है। क्या करना है इसमें आपको, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इसको टाइम देके कोई फ़ायदा नहीं है। आधे घंटे से 45 मिनट, इससे ज़्यादा मत देना इसको। करना क्या है इसके अंदर, पिनेकल की बुक मैंने अपलोड की हुई है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे शायद 20, पता नहीं, देख लेना आप, इतने सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। हर एक टॉपिक जो है रीजनिंग का है, और इन टॉपिक्स के अंदर आपको एसएससी जेई सीजीएल अलग अलग एग्ज़ाम के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, दो दो टॉपिक्स, दो दो या तीन तीन टॉपिक्स आपको चूज़ करने हैं, और उसके बाद उनके क्वेश्चंस करने हैं 5 5। ठीक है, 5 5 या फिर 10 10 क्वेश्चन करने हैं डेली, इस तरह से कि पहले दिन 3 टॉपिक्स कर लिए, अगले दिन 3 टॉपिक्स कर लिए, या फिर अपने हिसाब से आपने इसको चूज़ करके 3 3 टॉपिक्स कर लिए, हर टॉपिक के 10 10 क्वेश्चन कर लिए। बस इतना करना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि 30 45 मिनट से ज़्यादा हो रहा है ये, तो आप 5 5 कर लो या 7 7 क्वेश्चन कर लो, इस तरह से। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आगे। अगर मान लो कोई एक टॉपिक ऐसा है जिसके क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं, सॉल्यूशन देख के भी नहीं हो रहे हैं, तो उसको अलग से, ऐसा नहीं कि रीजनिंग का पूरा कोर्स उठा के खरीद के सीखने लग जाओ। जो भी टॉपिक में दिक्कत हो, जैसे नंबर सिस्टम में दिक्कत है, जैसे कि मान लो आपको क्लॉक वाले में दिक्कत है, कैलेंडर में दिक्कत है, या फिर जो भी रीजनिंग के टॉपिक हो, जैसे मिरर इमेज वाले में आपको दिक्कत है, तो डायरेक्टली उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करो और उसके क्वेश्चंस देखो, सैम्पल क्वेश्चंस देखो, और सीखो वहाँ से, और उसके बाद फिर करना स्टार्ट करो। मतलब जो टॉपिक में दिक्कत है, जो आप सीख नहीं पा रहे हो सॉल्यूशन से देख के, उसको आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करो, तब सीखो, या नोट्स वगैरह से देख के सीखो। हर एक टॉपिक को यूट्यूब से देखने की ज़रूरत नहीं है। 3 3 टॉपिक लेके चलो, ठीक है। 30 मिनट्स to 45 मिनट्स इतने काफ़ी हैं अभी के लिए, इतना टाइम दो। 50 में से 50 नंबर आ जाएंगे आपके, अगर मई तक इस तरह से करोगे। लिटरली बता रहा हूँ, 50 में से 50, ज़्यादा बहुत बुरी किस्मत हुई तो 48 आ जाएंगे, इससे कम नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं जीके, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है अभी, तो आपको क्या करना है, आपको अभी क्वेश्चंस पे नहीं जाना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस बाद में। आपको क्या करना है, सौरभ कुमार पांडे सर के नोट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, या फिर आपके पास कोई भी जीके के टीचर के नोट्स हों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तीनों के नोट्स उठाओ। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जैसे सौरभ कुमार पांडे सर के हैं, मान लो 150 क्वेश्चन, 150 पेज हैं इसके अंदर, इसके अंदर मान लो 110 पेज हैं, इसके अंदर मान लो 120 पेज हैं, अभी मैंने एज्यूम किया है। तो आपको क्या करना है, एक पेज इसका, एक पेज इसका, एक पेज इसका, एक पेज मतलब आगे पीछे का पढ़ना है। बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, अपडेटेड नोट्स लेना, मैंने वैसे अपलोड किए हुए हैं, तो स्टैटिक पार्ट है तो उसमें कुछ अपडेट की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपके पास कोई अपडेटेड नोट हो तो उनको ले लेना, बहुत बेहतर रहेगा। सिर्फ एक पेज आगे पीछे का पढ़ना है, फैक्ट ज़्यादा याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन एक पेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें आप मैक्सिमम वही 30 मिनट से 45 मिनट या फिर 1 घंटा इसके अंदर लगा सकते हो, और दूसरे एग्ज़ाम्स में भी आपके काम आने वाले हैं, आरआरबी वगैरह जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा करेंगी ये सब चीज़ें, अगर अभी से शुरू करोगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्वेश्चंस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। एक एक पेज पढ़ना है बस सिर्फ। ये मत सोचना कि एक पेज में क्या होगा, लिटरली 2 3 महीने पढ़ लोगे, इतनी अच्छी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो जाएगी आपकी, कि इसके अलावा कोई नॉन टेक एग्ज़ाम भी देने जाओगे उसमें भी बहुत फ़ायदा आपको होगा। जब ये सब नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप पिनेकल की बुक या ब्लैक बुक से आप जब पीवाईक्यू करोगे, तो वहाँ पे आपको करने में मज़ा भी आएगा। वहाँ पे जब आप पीवाईक्यू देखोगे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन या फिर उसके आसपास के क्वेश्चन आपको जब क्वेश्चंस मिलेंगे मिलेंगे तो आपका रिवीजन भी होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। जब आप डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हो जीके के, तो आपको महसूस होता है कि ये तो कुछ भी नहीं आता, हर एक चीज़ रटनी पड़ रही है। उससे बेटर है कि एक एक पेज पढ़ो, डेली एक एक पेज पढ़ो। एक महीने में ये आपको ऐसा लगेगा जैसे हिस्ट्री आपने काफ़ी ख़त्म कर ली, ठीक है, ज्योग्राफी आपने काफ़ी ख़त्म कर ली। इस तरह से चीज़ें करोगे,
बहुत बेहतर रहेगा और एक फाउंडेशन बन जाएगा आपका जीके का, जो कि काम आएगा आपका हर एक नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम में भी और हर एक टेक्निकल एग्ज़ाम जिसके अंदर ये सब चीज़ें पूछी जाती है। जैसे यूपीपीएससी का अगर आता है फॉर्म या फिर एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी बहुत फ़ायदा आपको होगा। तीसरा पार्ट टेक्निकल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, आपकी पूरी लाइफ के लिए। क्योंकि अगर आप इसको छोड़ के चलोगे, आप सोचोगे इस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, बाकी सबको थोड़ा ज़्यादा पढ़ लूँ, कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं अटक जाओगे, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। टेक्निकल छोड़ के सिलेक्शन नहीं होता। ये समझ लो कि टेक्निकल जितना अच्छा पढ़ोगे, एक एग्ज़ाम नहीं 10 एग्ज़ाम निकलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम निकलेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल को तो बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो मैंने भी चेक किया है कि जो टेंटेटिव स्केड्यूल है एसएससी जेई 2024 प्री का, वो मई जून है। तो हम मान के चलते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि इतने महीने हमारे पास हैं ही, क्योंकि मई जून लिखा हुआ है तो मान लेते हैं कि मई में ही हो जाएगा और स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये 5 महीने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5 महीने पूरे में आप सिर्फ सब्जेक्ट ख़त्म करोगे। ठीक है, आपके जैसे 3 महीने में काफ़ी सारे सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। अब जब सब बहुत सारे सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे तो इन 3 महीने में रिवीजन भी स्टार्ट होगा और जो कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होंगे वो भी आप कंप्लीट करते हुए चले जाओगे। अब दो तरह के बच्चे होंगे, कैटेगरी मैं बांट रहा हूँ, दो तरह के बच्चे। पहला स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। आप अगर इस किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो एक हाइब्रिड सिस्टम देख लेना अपना, कंपेयर करके उसके हिसाब से चीज़ें कर लेना। स्टूडेंट 1 वो है जो बिल्कुल न्यू भी है, जिसने बिल्कुल अब तक कुछ भी नहीं देखा है टेक्निकल का, बिल्कुल बस बीटेक या फिर डिप्लोमा करके आए हैं वो बच्चे और जस्ट उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। स्टूडेंट 2 वो हैं जिन्होंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, एक बार कोई एग्ज़ाम दे दिया है टेक्निकल और सिलेबस उनका कंप्लीट है। तो दो तरह के बच्चे हैं, दोनों की थोड़ी अप्रोच अलग अलग रहेगी। जो स्टूडेंट 2 है उनको क्या करना है, स्टूडेंट 2 को DGP 2.0 जो मैं चला रहा हूँ अभी, उसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये मेंस वाले भी होंगे बच्चे इसके अंदर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है लगभग। तो DGP 2.0 को आपको फॉलो करना है जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता। उसके बाद फिर से इसको स्टार्ट कर देना, सिर्फ ESE के क्वेश्चन छोड़ देना। बाकी जो भी प्रोग्राम रहा है, YCT मैंने आपको करने के लिए बोली है, जो भी चीज़ें बोली हैं वो करनी है। टेक्निकल पैकेज छोड़ देना। ठीक है, टेक्निकल बूम करना है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन बिल्कुल इस तरह से ही करने हैं। ये जो 21 दिन का प्रोग्राम है इसको ही रिपीट कर करके चलाते रहना, आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी हो जाएगी। जो बिल्कुल नया बच्चा है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल जो नए बच्चे हैं जो बिल्कुल अभी से स्टार्ट करेंगे, एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि आप सोचो कि मैं जस्ट सोम स्टार्ट करूँगा और सोम को 1 महीने के अंदर ख़त्म करूँगा। बिल्कुल भी मत करना। अगर आप ये करोगे तो सोम 1 महीने में ख़त्म होगा, दूसरे महीने में मान लो आपने RCC ख़त्म किया तो पहले महीने वाला सोम अपने आप ख़त्म हो जाएगा। नहीं रिवाइज़ कर पाओगे उसको, ना ही समझ पाओगे। आपको करना है कि सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। कैसे चलना है, भले ही आप सोम एक बारी में करो, लेकिन हर एक चैप्टर नहीं करना है। उसकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आगे भी बहुत रिक्वायरमेंट होगी आपको बाकी सब चैप्टर्स में भी, वो कंप्लीट करने की कोशिश करने हैं। जैसे सोम में आपको चैप्टर 1 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर आपको अलग अलग स्ट्रेंथ पैरामीटर्स के बारे में पता चलेगा। थोड़ा थियोरेटिकल है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है इसके अंदर, वो करना है। SFD BMD नहीं पता है तो बहुत अच्छे से समझना है। बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, ये आपको चैप्टर्स करने हैं और इनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। स्ट्रक्चर में सिर्फ इनडिटर्मिनेसी करोगे आप स्टार्टिंग में, कोई इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सोल्व करने के चक्कर में अभी मत पढ़ना। पहले बेसिक समझो, पहले बेसिक चैप्टर करो, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे। स्टील में सिर्फ कनेक्शंस, इसके अलावा आगे कॉलम डिज़ाइन, कुछ प्लेट गल्टर, कुछ कहीं नहीं जाना है, सिर्फ कनेक्शन सीखना है। कनेक्शन में बोल्टेड, रिवेटेड और वेल्डेड, ये करना है सिर्फ। RCC में LSM बेसिक्स जो होते हैं, LSM की थ्योरी क्या है, जो फॉर्मूला आया है 0.45 FCK कैसे आया है, या फिर कंप्रेशन और टेंशन का जो फॉर्मूला होता है 0.36 FCK BXU ये होता है, लीवर आर्म क्या होती है, मोमेंट क्या होता है, बिल्कुल बेसिक LSM के वो सीखने हैं। और साथ में सिंगली रीइंफोर्स बीम, डबली नहीं सीखना है, डबली का डिज़ाइन भी नहीं करना है। सिंगली रीइंफोर्स बीम का डिज़ाइन देख सकते हो, स्लैब 1 वे, IS कोड के प्रोविजंस देखने हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन देख लेना, लगभग सिंगली रीइंफोर्स बीम जैसा ही होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। डबली की तरफ मत जाना, उसके सिर्फ PYQ देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। डबली डिज़ाइन भी नहीं करवाएंगे आपसे, ना प्री में ना मेंस में। कॉलम
IS कोड की प्रोविज़न देख लेना और थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन कैसे होता है वो देख लेना। आगे चलते हैं फुटिंग। इसमें भी बहुत आगे तक नहीं जाना है, सिर्फ IS कोड और 3 शेयर में से आपके पास पंचिंग शेयर में और बेंडिंग में, तीनों में डिज़ाइन होती है, देख लेना कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर यूज़ भी कर लेना, लेकिन उसके आगे मत बढ़ना, सिर्फ इतना। आगे बढ़ते हैं FM में चैप्टर 1, जैसे कि सोम में चैप्टर 1 है, ऐसे ही FM का चैप्टर 1 और सोइल का चैप्टर 1, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक बताते हैं, ये आपको करना है। काइनेमेटिक्स करना है, डायनेमिक्स करना है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर करना है कि अगर जो पानी है कंटेनर में भरा हुआ तो वो वॉल पे कितना फोर्स लगाएगा या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे कितना फोर्स लगाएगा, ये आपको सीखना है। ये आप सीखोगे तो एक्टिव अर्थ प्रेशर भी आप निकाल पाओगे। अर्थ प्रेशर थ्योरी में भी आपके काम आएगा। तो ये सीखना है, काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स सीखना है और फ्लो थ्रू पाइप्स, बस। और कोई टर्बुलेंट फ्लो, बाउंड्री लेयर अभी नहीं सीखना है, वो बाद में सीखेंगे। BMC में सीमेंट और कंक्रीट, ये बहुत अच्छे से समझना है। मतलब इसके सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आपको इसकी डेप्थ में जाना है। नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं जसपाल सर के, वहाँ से देख सकते हो। यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हो। सभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। आगे चलते हैं इरिगेशन में, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। इसके अंदर ड्यूटी डेल्टा और एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, इस टाइप का एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर शायद है वो, ठीक है। इसके बेसिक न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ये सीखना है आपको, अभी बाकी कुछ नहीं सीखोगे। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, जो ग्रेविटी डैम है उसको भी सीखोगे आप। ये दोनों चीज़ें अभी पहले करोगे आप। हाइड्रोलॉजी में आप प्रेसिपिटेशन कैलकुलेशन देखोगे आप। इसके अंदर रेन गेज देखोगे, किस तरह से जो मिसिंग रेनफॉल डेटा है वो कैसे निकालते हैं। ऐसे ऐसे जो पहला चैप्टर है उसको अच्छे से करोगे। और हाइड्रोग्राफ एक बार देख लोगे, इसके अंदर जैसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लोगे आप, जैसे एस कर्व से कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे 1R का दे रखा है, 3R का कैसे निकालेंगे, 3R का दे रखा है, 2R का कैसे निकालेंगे, ये सब आप देख सकते हो, ये आप सीख लोगे, लेकिन इसको बाद में सीखोगे। सॉइल में चैप्टर 1 इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना सीखोगे। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस सीख लिया तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल भी बहुत अच्छे से सीख पाओगे। कंसोलिडेशन सीखना है, शैलो फाउंडेशन, अर्थ प्रेशर हो जाएगा अगर आपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सीख लिया है। एनवायरनमेंट में वाटर क्वालिटी पैरामीटर और उसका ट्रीटमेंट, सीवेज क्वालिटी और उसका ट्रीटमेंट, चारों करोगे। इसके अलावा आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह, ठीक है, कंडूट्स वगैरह अभी नहीं सीखना है, पहले ये बेसिक है, इसको सीखो। ट्रांसपोर्ट में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और पेमेंट डिज़ाइन, ट्रैफिक अभी नहीं पढ़ना है, इन दोनों को पढ़ो पहले। और सर्वे के अंदर टेक्निकल बूम समझ लो कि टेक्निकल बूम की तरह से चीज़ों को पढ़ो। तो ये आपका रहेगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है पहली बारी में, आप 2 3 4 महीने लगा के, 2 या 3 महीने लगा के इसको बहुत अच्छे से करो। आपके प्रीलिम्स ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपने रीजनिंग जीके को बिल्कुल वो किया और ये किया, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर नहीं करना है आपको, इसके अलावा बाकी जितने एग्ज़ाम हैं वो भी क्लियर करने हैं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए, इस तरह से पढ़ो ताकि एक बारी में आपके ये सब चीज़ें क्लियर हों। बहुत बड़ा पार्ट, मतलब इस सिलेबस का, मान लो सिलेबस आपका इतना है, ठीक है, सिलेबस आपका इतना है, तो आपने भले ही इतना पार्ट किया होगा, ये जो मैंने आपको बताया है ये इतना पार्ट होगा, इतना पार्ट नहीं, सॉरी इतना तो नहीं होगा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा तो होगा, इतना भले ही आपने किया है, लेकिन ये 50% से ज़्यादा सिलेबस को कवर करेगा। 50% से ज़्यादा जो आपके मार्क्स होंगे उनको कवर करेगा। तो इस तरह से स्मार्ट स्टडी करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी SSC JEE 2024 के लिए। अगर मेंस नहीं है आपका तो आज से ही आपको लगना पड़ेगा इसके लिए। तो चलो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।